सो हेलो फ्रेंड्स। होप आपको पिछली सारे टॉपिक्स जो है वो क्लियर होंगे इनकम टैक्स के। तो आज एक नई वीडियो के साथ ऑल द बेस्ट। ये वीडियो आपको समझ में आए, और अगर नहीं भी समझ में आती तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर कीजिए ताकि उसको और इजी बनाया जा सके। और अभी तक अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल एंड डू switch on the notification button so that you can you can become aware whenever the new video is uploaded. So let's start the today's topic. So today's topic is perquisites. लास्ट हमने जो टॉपिक किया था वो अलाउंसेस किए थे, जिसमें हमने हाउस रेंट अलाउंस को डिटेल में किया था और छोटे छोटे अलाउंसेस के बारे में पढ़ा था। आज जो हम कर रहे हैं वो perquisites कर रहे हैं। perquisites और उन साथ में उनका वैल्यूएशन। अगेन द बुक रेफर्ड इज इनकम टैक्स बाय एच.सी. मेहरोत्रा। तो चलो लेट्स स्टार्ट विद द टॉपिक। First of all, let's discuss the meaning of the perquisite. Perquisite means any benefit attached to an office or position in addition to salary or wages. देखो, सैलरी और वेजेस तो नॉर्मली हमें मिलते ही मिलते हैं, लेकिन उन सैलरी और वेजेस के साथ कुछ एक्स्ट्रा बेनिफिट्स जो हमारी पोजीशन के साथ अटैच हो, या फिर जो हमें एक्स्ट्रा चीज़ें मिल रही हैं, तो हम उसको क्या बोलते हैं, परक्विजिट। सपोज मेरे को घर पे जो है मेरा एम्प्लॉयर सर्वेंट दे देता है, मेरे को अपने पर्सनल यूज के लिए एम्प्लॉयर कार दे देता है। सो दीज आर द बेनिफिट्स विच आर अटैच विद माई सैलरी और विच आर अटैच विद माई पोजिशन. Perquisite denotes a personal advantage. It may be given in cash or in kind. दोनों तरह से मिल सकते हैं perquisites, कैश में भी और काइंड में भी. If it is given in kind, it should be capable of being measured in terms of money. अब देखो, काइंड में तो दे दिया, लेकिन उसको मनी फॉर्म में कन्वर्ट जरूर किया जा सके। नेक्स्ट हमारे पास है perquisite received in cash are termed as allowances for income tax purposes. हमने लास्ट जो टॉपिक खत्म किया था वो अलाउंसेस किया था। तो perquisites क्या होते हैं, जो हमें कैश में मिलेंगे, हम उन्हें क्या नाम देंगे, हम उन्हें अलाउंसेस बोलेंगे। तो होप आपको perquisite का मीनिंग क्लियर है यहाँ तक। नेक्स्ट इज वैल्यूएशन ऑफ perquisites. अब perquisites का मीनिंग तो क्लियर हो गया, अब हमें perquisites को कैलकुलेट कैसे करना है, उनका इवेल्युएशन कैसे करना है। टैक्स फ्री perquisites आर नॉट टू बी वैल्यूड एट ऑल. जो टैक्स फ्री perquisites हैं, मतलब उनके ऊपर टैक्स ऑलरेडी लगता ही नहीं है, तो उनको हमें किसी भी तरह से वैल्यू करने की जरूरत नहीं है, मतलब उनकी वैल्यूएशन की जरूरत नहीं है. Those perquisites which are either taxable in all cases or in specified cases are to be valued. जो सारे केसेस में या फिर कुछ स्पेसिफाइड केसेस में टैक्सेबल होंगे, हमें उनकी वैल्यूएशन करने की जरूरत है. The value of perquisites provided by the employer directly or indirectly to the employed or any member of his household by reason of his employment shall be determined in accordance with the provisions of section 17 subsection 2 and rule 3a. अब सेक्शन 17 सबसेक्शन 2 या रूल 3a ये क्या कहता है, जो भी हमने वैल्यूएशन करना है perquisites का, वो कैसे होगा, जो हमारे perquisites हमारे एम्प्लॉयर ने डायरेक्टली या इनडायरेक्टली एम्प्लॉय को दिए हैं, या फिर किसी भी एम्प्लॉय के हाउस होल्ड घर के मेंबर को दिए हैं, तो उनका वैल्यूएशन हम करेंगे. अब मेंबर्स ऑफ हाउस होल्ड में क्या क्या आता है. मेंबर्स ऑफ हाउस होल्ड इंक्लूड स्पाउस, चिल्ड्रन एंड देयर स्पाउसेस. स्पाउस हस्बैंड एंड वाइफ दोनों हो गए, चिल्ड्रन उनके बच्चे हो गए, उनके बच्चों के वाइफ या हस्बैंड जो भी हैं. नेक्स्ट पेरेंट्स, सर्वेंट्स एंड डिपेंडेंट्स. तो ये सब जो है वो इंक्लूड हो जाएंगे मेंबर्स हाउस होल्ड के. अब सबसे पहला वैल्यूएशन करते हैं हम, वैल्यूएशन ऑफ रेजिडेंशियल अकोमोडेशन और वैल्यू ऑफ रेंट फ्री हाउस. प्रैक्टिकल प्रॉब्लम के अंदर ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो इसको ध्यान से करके चलिएगा. फॉर द पर्पज ऑफ डिटरमाइनिंग द वैल्यू ऑफ रेजिडेंशियल अकोमोडेशन प्रोवाइडेड बाय द एम्प्लॉयर, द एम्प्लॉयज हैव बीन डिवाइडेड इनटू टू कैटेगरीज. जब भी हमें वैल्यू निकालनी है किसी भी रेजिडेंशियल अकोमोडेशन के लिए, तो जो हमारे एम्प्लॉयज हैं वो दो कैटेगरी में डिवाइडेड है. नंबर वन इज गवर्नमेंट एम्प्लॉयज एंड नंबर टू इज अदर एम्प्लॉयज. सबसे पहले कंसिडर करते हैं गवर्नमेंट एम्प्लॉयज को. दीज इंक्लूड द एम्प्लॉयज ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड द स्टेट गवर्नमेंट. अब गवर्नमेंट एम्प्लॉयज हैं तो दोनों तरह के एम्प्लॉयज आ जाएंगे, सेंट्रल के भी और स्टेट के भी. नाउ कैलकुलेशन रूल ऑफ वैल्यू ऑफ अकोमोडेशन. अब रूल क्या है, सबसे पहला रूल है, हम जो कर रहे हैं वो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज के केसेस में कर रहे हैं, तो सबसे पहला है अनफर्निश्ड. देखो, दो तरह के रेजिडेंशियल अकोमोडेशन होते हैं, मतलब दो तरह के घर दिए जाते हैं. एक तो फर्निश्ड, फर्निश्ड मतलब पूरी तरह से सारा फर्नीचर सब कुछ अवेलेबल है उसके अंदर, और दूसरा अनफर्निश्ड. तो सबसे पहले हम मान के चलेंगे हमारा घर जो है वो अगर अनफर्निश्ड है, तो अमाउंट डिटरमाइंड एज पर गवर्नमेंट रूल्स. तो उस केस में जितना भी पैसा गवर्नमेंट रूल्स के अकॉर्डिंग कैलकुलेट किया जाएगा वो बन जाएगा हमारा वैल्यू ऑफ रेजिडेंशियल अकोमोडेशन. सेकेंड है, अगर फर्निश्ड होगा, तो फर्निश्ड होगा तब भी हम सबसे पहले उसको ये मान के चलेंगे कि वो घर जो है, वो रेजिडेंशियल अकोमोडेशन जो है वो अनफर्निश्ड है. सबसे पहले आपने ए पार्ट में पढ़ लिया, अमाउंट डिटरमाइंड अंडर 1, दैट मीन्स हमने सबसे पहले निकाला दैट द रेजिडेंशियल अकोमोडेशन इज अनफर्निश्ड.
Then B point, add 10% per annum of the cost of furniture or higher charges if any. आपको क्वेश्चन के अंदर कॉस्ट ऑफ फर्नीचर दे रखा है, तो कॉस्ट ऑफ फर्नीचर का 10% जो है वो आप वैल्यू ऐड कर दो। किसमें ऐड करना है? जो अमाउंट हमने निकाला एज पर अनफर्निश्ड हाउस मानकर। अगर किराए पर हमने ले रखे हैं, हायर चार्जेस है, अगर है तो वो ऐड कर सकते हैं। अगर हायर चार्जेस होंगे तो फिर कॉस्ट ऑफ फर्नीचर हमें गिवन नहीं होगा। नेक्स्ट, लेस करना है अमाउंट पेड और पेबल बाय एम्प्लॉय इफ एनी। अगर कोई पैसा एम्प्लॉय अपनी जेब से भरता है, उससे लिया जाता है, तो हम उसको क्या करेंगे? उसको हम सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो इस तरह से हमारा अमाउंट निकल कर आएगा, जिसको हम बोलेंगे वैल्यू ऑफ रेजिडेंशियल एकोमोडेशन। अब एक क्वेश्चन करते हैं जिससे आपको बिल्कुल इजीली क्लियर हो जाएगा। यहाँ पर दिया हुआ है, श्री बिशन नारायण इज अ डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट ऑफ आगरा, ही इज लिविंग इन अ फर्निश्ड बंगलो। अब सबसे पहले यहाँ पर ये देखना कि हमें ये क्वेश्चन जो है इसमें फर्निश्ड बंगलो दिया हुआ है, प्रोवाइडेड बाय द गवर्नमेंट फ्री ऑफ रेंट, गवर्नमेंट एम्प्लॉय, तो गवर्नमेंट ने हमें दे रखा है, तो दैट मीन्स पॉइंट्स को कंसिडर करके चलना है। हिज सैलरी इज 1,20,000 पर मंथ, जो उसको सैलरी मिलती है वो मिलती है 1,20,000 पर मंथ। The rent of the unfurnished bungalow as per government rules, that is 2,000 per month। अब तो जो रेंट हमें दे रखा है वो हमें दे रखा है 2,000 पर मंथ, बट इट्स फेयर रेंटल वैल्यू इज ₹17,500 पर मंथ। देखो, जो हमारे से रेंट लिया जा रहा है, जो चार्ज हो रहा है, गवर्नमेंट को पे हो रहा है एज पर गवर्नमेंट रूल्स, वो है 2,000 पर मंथ, और फेयर रेंटल वैल्यू जो हमें दे रखी है उस बंगलो की, वो 17,500 गिवन है। ही इज प्रोवाइडेड फर्नीचर कॉस्टिंग ₹1,70,000, तो ये भी ध्यान में रखना है कि हमें 1,70,000 का फर्नीचर मिला हुआ है। नेक्स्ट इज कंप्यूट द वैल्यू ऑफ रेंट फ्री हाउस एज अ परक्यूजिट फॉर द पर्पस ऑफ इनकम टैक्स। तो हमने पिछली स्लाइड में अभी रूल्स पढ़े हैं, अगर गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तो सबसे पहले फर्नीचर गिवन भी होगा, तब भी हम क्या मान के चलेंगे कि वो अनफर्निश्ड घर है। अनफर्निश्ड घर के अकॉर्डिंग उसकी वैल्यू निकालेंगे, उसमें हम ऐड क्या करेंगे? जो फर्नीचर की कॉस्ट का 10% ऐड करेंगे, और माइनस क्या करेंगे? अगर कोई पैसा एम्प्लॉयड से ले रखा है तो यहाँ पर हमें सैलरी गिवन है 1,20,000 पर मंथ, जो रेंट पे हो रहा है वो है 2,000 पर मंथ, रेंटल वैल्यू दी हुई है 17,500, और फर्नीचर कॉस्टिंग दे रखा है 1,70,000। चलो इसका कैलकुलेशन। अब सबसे पहले लेते हैं कि हमारे घर की वैल्यू कितनी निकल कर आई, क्योंकि हम रेंट पे कर रहे थे। तो हम जो रेंट पे कर रहे थे वो हम पे कर रहे थे 2,000 पर मंथ, तो 2,000 पर मंथ लेकर चले तो ये 24,000 आ गई हमारी, तो ये पहली वैल्यू निकल कर आ गई हमारी 24,000। अब हमें फर्नीचर गिवन था, तो फर्नीचर हमें कितना गिवन था? 1,70,000। 1,70,000 का जो रूल होता है वो होता है कि रेंटल वैल्यू के अंदर हम 10% फर्नीचर कॉस्ट ऐड करेंगे, तो ये आ गई हमारी 17,000। दैट मीन्स हमारी जो वैल्यू बन गई वो रेंट फ्री हाउस की, वो बन गई 41,000 दोनों को ऐड करने के बाद। और कुछ हमें क्वेश्चन में गिवन नहीं था, तो ये क्वेश्चन तो बिल्कुल सिंपल था। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर हमें गिवन है एकोमोडेशन टेकन ऑन लीज और रेंट बाय एम्प्लॉयर। देखो, अब या तो लीज पे लेकर दे रखा हो एम्प्लॉयर ने, तो ये रूल है हमारे पास, एक्चुअल लीज रेंटल और 15% ऑफ सैलरी फॉर द पीरियड ड्यूरिंग विच एकोमोडेशन वाज ऑक्यूपाइड बाय द एम्प्लॉय विच एवर इज लेस। तो आपको कंपेयर करना है दो चीजों का, एक्चुअल रेंट का और सैलरी का 15%, जो भी दोनों में से कम होगा वो बन जाएगी हमारी वैल्यूएशन ऑफ एकोमोडेशन। नेक्स्ट, अगर फर्निश्ड हाउस है तो पहले सेम तरीके से मानेंगे कि उसको अनफर्निश्ड हाउस मानेंगे, फिर उसमें एड अप करेंगे 10% ऑफ फर्नीचर, और लास्ट में अगर हमारा एकोमोडेशन कंसेशनल रेंट पर हमें देकर रखा है कि कंसेशन हमारा अवेलेबल है, तो वैल्यू पहले मान के चलो अनफर्निश्ड या फर्निश्ड जो भी एकोमोडेशन हमें गिवन होगा, ऊपर जो रूल्स पड़े हैं उनके अकॉर्डिंग हम निकालेंगे, माइनस कर देंगे कोई भी अमाउंट अगर एम्प्लॉय ने पे कर रखा है तो। नेक्स्ट हमारे पास है, ये रूल्स इन शॉर्ट दे रखे हैं। सबसे पहला जो है वो है गवर्नमेंट एम्प्लॉय का केस। गवर्नमेंट एम्प्लॉय का हमने अभी पढ़ा है, एकोमोडेशन जो भी अनफर्निश्ड होगी फर्निश्ड होगी तब भी उसको अनफर्निश्ड मान के चलेंगे। सेकंड जो हमारी कैटेगरी है वो है अदर एम्प्लॉयज की। अदर एम्प्लॉयज में दो चीजें आ जाती हैं, एकोमोडेशन ओन्ड बाय एम्प्लॉयर इन अ सिटी हैविंग अ पॉपुलेशन। एक केस है कि क्वेश्चन में अगर हमें पॉपुलेशन गिवन होगी तो कैसे सॉल्व करेंगे। If the population of a particular area is exceeding 25 lakh, then the value will be 15% of the salary. Second, if the population of a city is exceeding 10 lakh but up to 25 lakh, तो 10 लाख और 25 लाख के बीच में है, तो हम वैल्यू ऑफ एकोमोडेशन कैसे निकालेंगे? 10% ऑफ सैलरी।
एंड द लास्ट वन इज अप टू 10 लाख, मतलब 10 लाख से नीचे नीचे तक है तो कैसे निकालेंगे, 7.5% ऑफ द सैलरी। ये तो हो गया अगर पॉपुलेशन आपको क्वेश्चन में गिवन हो तो। नेक्स्ट, इफ द एकोमोडेशन इज हायर्ड बाय द एम्प्लॉय, तो अगर हायर कर रखा है, इन केस ऑल द हायर चार्जेस ऑफ 15% ऑफ सैलरी विच एवर इज लेस, तो उन केस में हम सैलरी जो है उसका 15% निकालेंगे और हायर चार्जेस लेंगे। हाँ, इनमें से वो अमाउंट जरूर माइनस होगा जो कि एम्प्लॉय ने पे कर रखा होगा, तो एम्प्लॉय से जितना भी हम पैसा लेते हैं वो माइनस हो जाता है। तो ये देखो अदर एम्प्लॉयज का केस हमें अभी हमने टेबल पढ़ा तो यहाँ गिवन है सिटीज हैविंग पॉपुलेशन एक्सीडिंग 25 लाख, तो अगर 25 लाख से ज्यादा है तो 15% ऑफ सैलरी लेकर चलेंगे जितना भी एकोमोडेशन का पीरियड है। सिटीज हैविंग पॉपुलेशन एक्सीडिंग 10 लाख, 10 लाख से 25 लाख के बीच में है, तो यहाँ पर हमारा जो रूल है वो है 10% ऑफ सैलरी। तो अगर 10 लाख से नीचे हो जाएगी तो हमने अभी रूल पढ़ा, दैट इज 7.5% ऑफ। अब एक क्वेश्चन डिस्कस करते हैं जिससे आपको क्लियर होगा। A company has provided residential accommodation to an employee. कंपनी ने एक residential accommodation अपने employee को दे रखा है. From the following information, compute the value or perquisite of the accommodation. Fair rental value of the house annually निकाल रखी है ₹70,000, तो हमें per month निकालने की जरूरत नहीं है, 70,000 हमें annual दे रखा है. Salary is ₹6 lakh. The house is situated in a city whose population is more than 25 lakhs. तो अगर 25 लाख से ज्यादा है दैट मीन्स हमें क्या निकालना है, हमें 15% ऑफ सैलरी लेना है। तो अगर 15% ऑफ सैलरी निकाले तो हमारे पास जो सैलरी गिवन है वो हमें गिवन है कहीं ना कहीं 6 लाख, तो हम 15% निकालेंगे 6 लाख का। सेकेंड जो पॉइंट है वो है द हाउस इज सिचुएटेड इन अ सिटी हुज पॉपुलेशन इज लेस दैन 10 लाख, अगर 10 लाख से कम है तो जो हमारा रूल है वो है 7.5% ऑफ द सैलरी। तो यहाँ पर भी हमारा सेम है कि हम 7.5% जो है वो हम सैलरी का निकाल के चलेंगे। तो जब आप 7.5% निकालोगे और पहले पॉइंट में 15% निकालोगे तो आपका सॉल्यूशन खत्म हो जाएगा, तो आप सॉल्व कर सकते हैं। तो ये क्वेश्चन का सॉल्यूशन है पॉपुलेशन मोर देन 25 लाख, तो रूल क्या रहेगा, 15% ऑफ सैलरी। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि सैलरी हमारी 6 लाख है, तो 6 लाख का 15% निकालेंगे तो ये आ गया 90,000। तो हमारी जो वैल्यू ऑफ परक्विजिट हो गई दैट मीन्स वैल्यू ऑफ अकोमोडेशन जो हो गई वो हो गई फर्स्ट केस में 90,000। सेकेंड हमें दे रखा था पॉपुलेशन इज लेस दैन 10 लाख, तो अगर पॉपुलेशन लेस दैन 10 लाख है तो रूल है 7.5% ऑफ द सैलरी। फिर से सैलरी 6 लाख है तो 7.5% निकालेंगे तो ये आ जाएगा 45,000। तो सेकंड केस में हमारी वैल्यू ऑफ परक्विजिट जो है वो बन गई 45,000। होप आपको ये क्वेश्चन क्लियर होगा। अब नेक्स्ट एक और क्वेश्चन गिवन है, ये क्वेश्चन इनकम टैक्स की बुक एचसी मेहरोत्रा की बुक में से है, पेज नंबर 100 है, इलिस्ट्रेशन नंबर 9 है। A company took a house on rent and allotted it to an employee. कंपनी ने रेंट पर लिया है। अब देखो रेंट पर लिया है तो जो हमारा रूल था वो था एक्चुअल रेंट और 15% ऑफ सैलरी। रूल्स को ध्यान रखना, इनकम टैक्स में विदाउट रूल्स हम क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर सकते। इस क्वेश्चन में पॉपुलेशन गिवन नहीं है, पिछले क्वेश्चन में जैसे पॉपुलेशन दे रखी थी तो हमने 15% 7.5% निकाला। यहाँ पर हमें रेंटल वैल्यू गिवन है, कंपनी ने रेंट पर ले रखा है, तो इसलिए हमारा जो रूल एप्लीकेबल होगा दैट विल बी एक्चुअल रेंट or 15% of salary whichever is less. From the following information compute the value of perquisite. तो फर्स्ट पॉइंट है हमारा रेंट पेड, हमें रेंट पेड फॉर द ईयर दे रखा है 60,000, पूरे साल का रेंट है ये हमारा, तो ये हमारा एक्चुअल रेंट हो गया 60,000। नेक्स्ट हमारे पास सैलरी गिवन है, तो यहाँ पर जो सैलरी हमें गिवन है तो वो हम क्या करके निकालेंगे, हम सैलरी का 15% निकालेंगे। तो आप जब सैलरी का 15% निकालेंगे तो आपको 5 लाख का 15% यहाँ पर निकाल कर चलना है। तो ये ध्यान में रखिएगा, कहीं गलती मत कर देना। तो 15% निकालना है हमें सैलरी का। कॉस्ट ऑफ फर्नीचर प्रोवाइडेड इन द हाउस, ये वो फर्नीचर है जो गिवन है, तो हम फर्नीचर का भी 10% निकाल कर चलेंगे। तो जब हम 10% निकाल लेंगे फर्नीचर का तो वो भी हमें कंसिडर करके चलना है। रेंट चार्ज फ्रॉम द एम्प्लॉय सैलरी पर मंथ, ये एम्प्लॉय ने पैसा पे कर रखा है, पर मंथ है तो हम इसको मल्टीप्लाई बाय 12 जरूर करेंगे क्योंकि हमें एनुअली जो है अपने सारे अमाउंट निकालने हैं। चलो अब इसका सॉल्यूशन देखते हैं, आपको रूल सारे बता दिए फिर भी सॉल्यूशन देखते हैं। तो अब सॉल्यूशन है कैसे करेंगे, सबसे पहले एक्चुअल रेंट और 15% ऑफ सैलरी विच एवर इज लेस, दोनों में से जो भी कम होगा ये हमारा रूल है। अगर हम एक्चुअल रेंट देखें तो वो एक्चुअल रेंट हमारा 60,000 है, सैलरी का 15% दैट इज 5 लाख का 15% निकालेंगे तो 75,000 आएगा। अब इन दोनों में से जो कम है वो क्या कम है, वो हमारा 60,000 कम है, तो हमारा जो वैल्यू अभी तक निकल कर आई वो निकल आई 60,000। नेक्स्ट इज अब हमें 10% निकालना है 6 लाख का,
सॉरी 60,000 का क्यों निकालना है, क्योंकि हमारे फर्नीचर की कॉस्ट जो थी वो 60,000 थी, तो हमें फर्नीचर की कॉस्ट का 10% ऐड करना है, तो ये अमाउंट आ गया हमारा 6,000। अगर हम 60,000 और 6,000 दोनों को ऐड करेंगे तो जो हमारा आंसर निकल के आएगा वो आ जाएगा हमारा 66,000। तो ये हमारा आंसर आ गया 66,000। जस्ट अ सेकेंड। अब 66,000 के बाद जो हमारा थर्ड पॉइंट है वो है लेस, क्योंकि जो एम्प्लॉय ने पैसा पे कर रखा होता है वो माइनस करना होता है। तो हमने 12,000 का अमाउंट 66,000 में से माइनस किया, तो जो हमारी वैल्यू निकल कर आई एकोमोडेशन की वो निकल कर आ गई 54,000। तो दैट विल बी अ वैल्यू ऑफ कंसेशनल एकोमोडेशन, क्योंकि एक्चुअल रेंट हम 60,000 पे कर रहे थे और जो हमारा अमाउंट एक्चुअल में जा रहा है वो जा रहा है 54,000। होप आपको ये क्वेश्चन भी क्लियर हो। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। होप आपको वैल्यू ऑफ परक्विजिट में सबसे पहला जो हमने पॉइंट किया है वैल्यू ऑफ रेंट फ्री हाउस वो आपको क्लियर होगा। इसके रूल्स ज़रूर ध्यान में रखिएगा, जब हम डिटेल क्वेश्चंस पर आएंगे ये पॉइंट ज़रूर आता है प्रैक्टिकल के अंदर, तो इसे पढ़िए। अगर कहीं पर प्रॉब्लम फेस करते हो तो ज़रूर बताओ। वीडियो को पसंद आती है वीडियो तो प्लीज़ ज़रूर लाइक करो, शेयर करो और अपने फ्रेंड्स की हेल्प भी करो और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करो। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। हैव अ नाइस डे। बाय बाय।